अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रिटन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है वो डिफरेंट होती है इंटरव्यू के एग्ज़ाम से। और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, पर्टिकुलरली जो सीएसएस या पीएमएस का जो इंटरव्यू चल रहा होता है और सीएसएस और पीएमएस के जो रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, उसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज कर रही हैं हमारे स्टूडेंट्स को, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रिटन प्रिपरेशन। तो एक बात तो जहन में रखें कि दोनों का जो दोनों की प्रिपरेशन है उनकी नेचर डिफरेंट है। हमारे माशाल्लाह बहुत काबिल जो मेंटोर होते हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा उनका हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। इस एंगल से जब कोई स्टूडेंट रिटन प्रिपरेशन पे खड़ा है और वो अपने मेंटोर से जाके जब सजेशन ले रहा है कि सर मैं कौन सी बुक्स पढूं या क्या करूं, किस तरह से प्रिपरेशन करूं, तो उनमें से कुछ ऐसे मेंटोर होते हैं जो उनको बुकिश नॉलेज पे ले जाते हैं, और जो भी रिसेंटली बुक आ रही होती है उसको वो कह रहे होते हैं कि जी आप ये पढ़ लें या ये वाली पढ़ लें बुक, या किसी वेल नोन हिस्टोरियन की या पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बुक आ रही है। जैसे नॉवल राय की बुक आई तो जी एक साहब को मैंने सुना कि अगर वो आप पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर्स आपका उसमें से हो जाएगा, जबकि वो बुक डिफरेंट नेचर पे है और आपका सिलेबस ऑफ करंट अफेयर टोटली डिफरेंट नेचर पे है। तो आप उस बुक से कभी करंट अफेयर का एक आध टॉपिक तो ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन आप करंट अफेयर्स नहीं कर सकते। तो एक इसी तरह एक मतलब स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि जी एक हमारे सीनियर हैं उन्होंने टॉप किया, तो वो कह रहे थे कि वाई नेशन फेल पढ़ लें तो जी आपका पाकिस्तान अफेयर और आईआर भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने सोचा कि इस पर थोड़ा सा बात कर लें। पहली तो बात ये कि हम किसी को डिस्करेज नहीं करना चाह रहे, हर आदमी के अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन हम सिर्फ स्टूडेंट्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि जो रिटन प्रिपरेशन होती है वो सिलेबस कवरेज पे बेस्ड होती है। आपका जो सिलेबस में कंटेंट दिया गया है आप उसको कवर करते चले जाएं। सोशल साइंसेज में जो बुक्स लिखी जाती हैं वो राइटर अपना परसेप्शन दे रहा होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है किसी एक टॉपिक पे, या फिर उसका जो टॉपिक है वो इतना वाइड होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसके अंदर जो है वो कवर हो रहे होते हैं। तो जो कि सीएस का स्टूडेंट है वो मोस्टली नेचुरल साइंसेस का स्टूडेंट है, वो एक्सपर्ट ही नहीं है सोशल साइंसेस की इन कंटेंट को उस तरह से विजुलाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में और उसको बाद में टेक्स्ट की फॉर्म में पेपर में लिखने में। तो इसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जब बुकिश नॉलेज बेस अपने रिटन प्रिपरेशन करते हैं तो वो उस वक्त एक तो उनको समझ नहीं आ रही कि वो पढ़ क्या रहे हैं, फिर जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसको वो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए वो उसको फिर नहीं कर पा रहे होते, सम अप नहीं कर पा रहे होते, समराइज़ नहीं कर पा रहे होते। तो इस सेंस में हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जब आप अपने रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उस वक्त आप अपने सिलेबस को पकड़ें, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिलेबस इज़ योर बाइबल, और टॉपिक टू टॉपिक कवर करते चले जाएं। अच्छा, अब करना कहाँ से है जी, ये जो आपकी बुक्स हैं या जो आपको बताया जा रहा होता है कि जी फ़लाँ बुक आई है फ़लाँ ऑथर की, वो आप पढ़ लें, इन बुक्स से कभी आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली। क्योंकि ये इन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको अच्छा खासा, उनकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, उनके स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। आप चूँकि बड़े बेसिक पॉइंट पे बैठे हैं, नो डाउट रीडिंग आपका नॉलेज इन्हेंस ज़रूर करती है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर इन्हेंस करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आपने अपना सिलेबस कवर करना है। तो उसके लिए आप अगर एक टॉपिक 10 दिनों में ले जाएं या एक टॉपिक के लिए एक किताब आप उठा के पढ़ना शुरू कर दें और वो 2 और 3 वीक्स में ख़त्म ही ना हो, तो डेफिनेटली आप डिसपॉइंटेड होते चले जाएंगे कि ये इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो अभी हम और कितना पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं बार बार एक आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि आप
एक टॉपिक पकड़ें और उधर से 2 से 3 रिसर्च पेपर पकड़ें और उस रिसर्च पेपर से आप उस टॉपिक को कवर कर लें, फिर अगले टॉपिक पे चले जाएं। तो 2 से 3 रिसर्च पेपर के पढ़ने का मतलब है कि 2 से 3 राइटर जो रिसर्च पेपर के होते हैं उनका आपके पास ओपिनियन आ जाता है और आप उनकी बेस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते चले जाते हैं। तो लिहाजा रिटन एग्ज़ाम जो है वो तो ज़्यादा सिलेबस कवरेज को फोकस कर रहा होता है। और फिर उसके बाद अगली बात आती है, जब आप पेपर करते हैं तो वो आपका जो आंसर्स हैं वो आर्गुमेंटेटिव होने चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट पेपर तस्वर किया जाता है। और आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए आपको अपनी राइटिंग स्किल पे भी काम करना है और आपको रीडिंग पे भी काम करना है। तो जो रीडिंग मटेरियल आप रिसर्च पेपर से उठाएंगे, उनका कंटेंट आप अगर लेंगे और उनकी बेस पे आप जो लॉजिक डिज़ाइन करेंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट बिल्ड करता चला जाएगा। इस पे हम लोग अलग से एक राइटिंग स्किल पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पे हम लोग ये बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट बिल्ड कैसे होता है और जो सीएसएस के पेपर हैं वो कितने नेचर के होते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव पेपर कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करने जा रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट अपने रिटन एग्ज़ाम में वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव है, तो उसमें अपने आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने हैं और राइटिंग एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए आपको राइटिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, कंटेंट वाइज भी और उसका लैंग्वेज बेस पे भी, आपको वोकेबलरी पे भी आपको फोकस करना होता है। और फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन आ जाती है रिटन एग्ज़ाम के अंदर कि जी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स की कंटेंट्स आप देखते हैं, फिर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे होते हैं। तो ये इतना सारा सिलेबस को आप 6 माह में जो है वो बहुत 6 से 7 माह लग जाते हैं एक दफ़ा गो थ्रू करने में, फिर आगे उसको रिवाइज़ करने में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने में। तो अगर आप बुकिश नॉलेज पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास इतने टाइम में इतनी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती। एक दस आप सोशल साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं कि आप उनको समराइज़ करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के और उसको आप अटैच करते चले जाएं। और तीसरी बात ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी का ही नहीं मालूम होता है। नो डाउट आपने पढ़ना तो कहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आप किसी एक बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बुक के होना और उसके बेसिक्स का भी आपको नहीं पता, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रिटन एग्ज़ाम के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सिर्फ रिसर्च पेपर पे रहें, टॉपिक टू टॉपिक कवर करें अपना सिलेबस और बुकिश नॉलेज की तरफ ना जाएं, क्योंकि बुकिश नॉलेज आपको डिट्रैक्ट भी करेगा, आपकी जो स्पीड है सिलेबस कवरेज की वो भी स्लो करेगा और उस तरह से आपको जो है वो एम्पावर भी नहीं करेगा। लेकिन वो एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये नहीं हम कह रहे कि वो आपको नॉलेज नहीं देगा, नॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे जी आप सिर्फ सीएसएस के सिलेबस को कवर करने के लिए, जो बुकिश नॉलेज से जो आप प्रिपरेशन करेंगे। अब आते हैं बुकिश नॉलेज फिर किसके लिए बेनिफिट होता है। ये सीएसएस स्टूडेंट होते हैं, फिर इनके पास नॉलेज कहाँ से आ जाता है, अगर वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं होगा। पहली तो बात है जो रिसर्च पेपर हैं वो एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है आपके रिसर्चर का, और बुक्स भी नो डाउट इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क ही होता है, लेकिन वो बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे चला जाता है। अब उस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को नैरो डाउन करना आप लोगों के लिए मसला होता है बीइंग अ स्टूडेंट। जबकि एक टीचर के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो अपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जितनी किताब बुक्स पढ़ेगा उसके पास उतना नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, कंटेंट ऑफ द डिस्कशंस उसके लिए होगा, उसके पास ओपिनियंस जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल होती चली जाएंगी। टीचर के लिए बुकिश नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ख़ुसूसन जब रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, पर्टिकुलरली जब वो मैच क्रॉस मैच करेगा टाइम और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। अब बुकिश नॉलेज कहाँ पे आपको काम देता है, वो जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये बात करता रहता हूँ, वो देता है इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको करता जाऊँ, अगर लेट्स सपोज आपने 2020 में एग्ज़ाम दिया हुआ है रिटन का, तो इन दोनों में आप रिटन एग्ज़ाम की रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए था कि मार्च में फरवरी में जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, मार्च में आप 2021 के लिए रिटन प्रिपरेशन के लिए दोबारा आप बैठ जाएं, और ये अगस्त सितंबर में आप लोगों का ऑलमोस्ट रिज़ल्ट आ जाता है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी देनी है तो साज़र है आपका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा।
तो उस पे आप क्या करेंगे कि रिटन प्रिपरेशन से फिर आप स्विच ओवर करेंगे इंटरव्यू की तरफ। और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन की मेथडोलॉजी है वो फिर रिटन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके अंदर एक तो आप लोगों को नो डाउट एक उसकी नेचर डिफरेंट है। सावधान है, रिटन एग्ज़ाम में आपने लेंथी क्वेश्चन को जस्टिफाइड करना है, लेंथी आंसर को विद द आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि इंटरव्यू में आपसे जो है बड़े शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो लॉजिक के साथ आपने उनको आंसर देना है और विद इन द 1 मिनट्स और 2 मिनट्स आपने अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है और उसको उसके हिसाब से जज करके उसको रिप्लाई भी करना है। और वहाँ पे जो प्रिपरेशन का स्टाइल बनता है वो बनता है फिर बुक के हिसाब से। वहाँ पे आपको ना सिर्फ बुक्स पढ़नी चाहिए बल्कि उन बुक्स के बारे में, उनके ऑथर्स के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि उनका कॉन्टेक्स्ट और उनका कंटेंट ये दोनों क्या हैं। बुक आपको किस हवाले से गाइड कर रही है, आपके पास कंपैरेटिव नॉलेज कितना है कि आप उस बुक को पढ़ें कि आप उसी सब्जेक्ट की कोई और भी किसी ऑथर की बुक आपने पढ़ी है उसको कंपैरेटिव अप्रोच के साथ ला के खड़ा करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन चल रही होती है। इंटरव्यू में आपने अपने आपको फिज़िकली अपेयर करवाना होता है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को भी देखा जाता है, आपकी पर्सनालिटी को भी जज किया जाता है, आपके हैबिट्स को भी जो है वो साइकेट्रिस्ट जो है वो जज कर रहे होते हैं, आपको मुख्तलिफ टास्क भी दिए जा रहे होते हैं। ऑल दिस कैन बी कंसिडर पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो टोटली डिफरेंट नेचर की होती है एज़ कम्पेयर टू द रिटन उसमें। तो यहाँ पे फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से भी आप अपने नॉलेज को लेके खड़े होते हैं। फिर आपका एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट बन रहा है। रिटन एग्ज़ाम आपका जो नॉलेज है वो चेक हो रहा है बाय द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, बाय द प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज़। और मज़े की बात है जो इंटरव्यू में है वहाँ पे तो आपको जज कर रहे हैं आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये शेयर करता रहता हूँ कि आपकी एवरेज एज 25-26 से होती है जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं। आपके पैनल में 6 to 7 लोग बैठे होते हैं जो आपको जज कर रहे हैं और हर जो मेंबर है आपके पैनल का वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। तो लिहाजा अगर हर एक की एज को हम एवरेज एज कंसिडर कर लें जी 60 प्लस तो रिटायर होता है, रिटायरमेंट होती है, तो वो 65 भी अगर हम एवरेज एज कंसिडर कर लें उनकी, और तो ऑलमोस्ट अगर आप उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आप लोगों की मोर देन जो है वो 400 ईयर्स का एक्सपीरियंस टेबल के उस साइड बैठा होता है। और ऑब्वियसली यू आर सिटिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द टेबल बीइंग कैंडिडेट ऑफ द CSS इंटरव्यू। तो आपका फिर एज जो है वो 25 ईयर्स है। तो यहाँ पे एक एज डिफरेंस और एक्सपीरियंस और नॉलेज डिफरेंस ये भी सारी चीज़ें आ रही हैं। आपने उस पैनल के साथ फिर आपने एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक जंग भी लड़नी है। उनका क्वेश्चन आपको थ्रो किया जा रहा है, आपने उसको रिप्लाई करना है अपने जस्टिफाइड लॉजिकल आंसर के साथ। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको एज देगी वो बुकिश नॉलेज होगा। तो लिहाजा जब रिटन का आपके रिज़ल्ट आ जाए एग्ज़ाम का और आप अल्लाह करे आप लोग कामयाब हो जाएं, तो उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो बुकिश नॉलेज को ऑन करना है। वहाँ पे अपने बुक्स पढ़नी है। और वहाँ पे मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स को जब हम तैयारी करवा रहे थे तो हम 1 वीक में 2 to 3 बुक्स दे रहे थे। अब उनकी रीडिंग हैबिट चूँकि बन चुकी हुई थी रिसर्च पेपर पढ़ के, तो उनको लिए प्रॉब्लम नहीं था। अब वो ऑथर्स की अप्रोच को भी ऑन कर रहे थे और उनको काउंटर आर्ग्यू भी कर रहे थे। तो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट उनके लिए बनता चला जा रहा था। और आपके पास मोर देन 2 मंथ्स के राउंड अबाउट आपके पास टाइम होता है, 2 to 4 मंथ्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें फिर उस वक्त करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रिटन प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं हमारे स्टूडेंट्स से वो ये होता है कि वो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी उसी एंगल से कर रहे होते हैं जैसे रिटन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जबकि ये दोनों प्रिपरेशन डिफरेंट नेचर पे खड़ी हैं। आपको यहाँ पे साइकेट्रिस्ट को भी देखना है, आपने यहाँ पे उनके साइकोलॉजी को भी देखना है, आपने ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट को भी वो जो है मैच करना है, जबकि रिटन एक्सप्रेशन तो टोटली डिफरेंट है, रिटन प्रिपरेशन तो टोटली डिफरेंट आती है।
तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देखें इसको। और ख़ुसूसन ये 2020 का जो रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है आलमोस्ट अगस्त और सितंबर में आएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये हम लोग उनके लिए भी वीडियो बना रहे हैं, और जो लोग 21 की रिटन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी हमने इसलिए बनाई कि सो दैट वो इन चीज़ों को जज कर सकें और इनके दरमियान डिफरेंस को फील कर सकें। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ये है कि कोई भी बंदा आता है वो कहता है जी आपने वो किताब पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर आप CSS कैसे कर सकेंगे, आपने वो किताब पढ़ी है जो नई आई है जी उससे तो ये होता है। तो वो जो बच्चे अभी नेचुरल साइंसेस से आ रहे हैं उनको पता नहीं है सोशल साइंसेस का, तो वो बेचारे भाग पड़ते हैं कि अच्छा वो किताब ले लें वो किताब ले लें, और जब वो पढ़ने बैठते हैं तो रीडिंग हैबिट्स होती नहीं है, तो वो जो है अपनी कंपटीशन के एग्ज़ाम को अधूरा छोड़ देते हैं और डिसअपॉइंट होकर जो है वो लेफ़्ट कर जाते हैं ड्यू टू दिस रीज़न। ये बज़ाहिर बड़े छोटे सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये जब कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन पे जाता है तो उसके लिए एक बड़े बैरियर बन जाते हैं, और वो छोटे छोटे इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करते करते अपनी हिम्मत छोड़ हार देता है या अपने आप को CSS की दौड़ से बाहर खड़ा कर देता है। तो ये हमारी वीडियोस उन लोगों के लिए भी हैं जो हमारे लिए हमारे डायरेक्ट मेंटोरशिप में नहीं है या हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, तो चले हम उनको अपना मैसेज या ये जो मेथडोलॉजी है हम थ्रू द वीडियोस हम उनको पहुंचा देते हैं, सो दे कैन गेट आवर सजेशंस, और फिर उसके मुताबिक अगर उनको अच्छी लगे तो उनको अडॉप्ट कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। हम पाकिस्तान अफेयर्स के जो हमारे टॉपिक्स हमने शुरू किए थे उनको दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई होप सो कि बहुत जल्द हम लोग उन वीडियोस में आप लोगों से मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।